अनिल धीरूभाई अंबानी, ये नाम बहुत प्रेस्टीज होल्ड करता है। ये नाम बहुत एक भार है इस नाम में। सबसे पहले नाम आता है अंबानीज का, जो इटसेल्फ हमारे देश के एंटरप्रेन्योर जर्नी में वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स रहे हैं। और फिर आते हैं अनिल धीरूभाई अंबानी का, जो हिमसेल्फ हैज बीन एन आइकॉन। अगर आप उनके कुछ हाइज देखेंगे, 2004 में उनको रिलायंस से इनहेरिटेंस मिली, उनके पास अपनी रिलायंस कंपनी का कंट्रोल आना शुरू किया इस टाइम पे 2004-2005 में। यहाँ पे सर नरेटिव बैठा दैट अनिल धीरूभाई अंबानी अब अपने फादर के शैडो से निकलेंगे एंड नाउ ही विल बिकम अ मैन ऑफ हिज ओन। और बहुत स्ट्रॉन्ग नरेटिव था बिहाइंड हिम। 2006 में रिलायंस कम्युनिकेशंस का आईपीओ आया। वो उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ था, ओवर सब्सक्राइब हो गया एंड फिर नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग बन गया कि अनिल धीरूभाई अंबानी हैज दैट बिजनेस एक्यूमेंट जो धीरूभाई अंबानी सर में था। फिर 2006 में दोबारा रिलायंस का एनर्जी एक्सपेंशन हुआ, नए नए प्रोजेक्ट्स में गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खोले, एशियाज फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट, सेवरल ऐसे प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लिए। 2007 में अनिल अंबानी दुनिया के टॉप 20 बिलियनर्स में आने लग गए। 2008 में रिलायंस पावर का आईपीओ आया, जो फास्टेस्ट विद इन 60 सेकेंड्स वो आईपीओ गॉट ओवर सब्सक्राइब, जो अपने पे ही एक रिकॉर्ड था। एंड फिर 2008 में ना रिलायंस म्यूचुअल फंड भी आया था। रिलायंस म्यूचुअल फंड इतना पावरफुल एक एएमसी ब्रांड था, जिसमें आज तक जो उन्होंने एएमसी दुनिया में चेंजेस किए थे ना, आज तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वो चेंजेस हैं। बट एट द सेम टाइम उन्होंने लॉस भी देखे। लॉस की मैं बात करूंगा तो आप देखेंगे 2007 में उनका मुकेश अंबानी के साथ कोर्ट रूम में और बहुत एक हार्ड स्प्लिट हुआ, पब्लिक स्प्लिट हुआ, तो उससे रेपुटेशनल डैमेज तो पड़ा ही दोनों साइड्स को। 2009 पे रिलायंस पावर का आईपीओ कंप्लीटली वेंट इन शैकल्स, जो था इतना अच्छा है फिर सीधा खत्म हो गया, प्राइस गिरने लग गई। 2012 में रिलायंस कम्युनिकेशंस बंद, 2019 में लीगल बैटल स्टार्टेड, 2020 में बैंक्रप्सी एंडेड। ये स्टोरी रही है अनिल धीरूभाई अंबानी की। बड़ी कहानी ना अभी खत्म नहीं हुई है। अब आ जाते हैं प्रेजेंट दिन में। आप देखेंगे इतना इंटरेस्टिंग मूव हो रहा है जहां पे अनिल धीरूभाई अंबानी की कंपनीज आर आउट परफॉर्मिंग मुकेश धीरूभाई अंबानी की कंपनीज, जिसकी वजह से अभी हो रहा है कि जो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप है वो वापस आ रहे हैं। इज अनिल अंबानी गोइंग टू कम बैक? मैं पहले आपको फैक्ट्स दिखाता हूँ। मैं पिछले साल और एक महीने का डेटा आपको दिखा रहा हूँ। पहले बात करते हैं अनिल धीरूभाई अंबानी की कंपनी की, मेन कंपनीज की। रिलायंस पावर की बात करें, एक साल में इसने स्टॉक इन्वेस्टर्स को 125% रिटर्न दिए और एक महीने में दिए है रिटर्न अराउंड 40%। वहीं पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा तो एक साल में 90% रिटर्न दिए, एक महीने में 30% रिटर्न दिए। वहीं पे मैं रिलायंस होम फाइनेंस की बात करूंगा तो एक साल में 50% रिटर्न दिए, एक महीने में 55% रिटर्न दे चुके हैं। अब इसको कंपेयर करते हैं मुकेश अंबानी की कंपनीज के साथ, रिलायंस के साथ। एंड हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी हमारे देश में सबसे वैल्यूबल कंपनी है, मार्केट कैपिटल सबसे बड़ा है अनडाउटेडली। बट अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक ना फ्लैट ही रहा है, ज़्यादा चढ़ा नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 6% तक नीचे भी आ गया था। तो इज दिस द राइज ऑफ अनिल धीरूभाई अंबानी? वेल, मेरा काम है आपको फैक्ट्स, डेटा सब बताना, आपका काम है ये खुद डिसाइड करना और कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अभी से कर देना। शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। अनिल अंबानी का जन्म होता है 4 जून 1959 में मुंबई में। किसके पास? धीरूभाई अंबानी एंड कोकिला धीरूभाई अंबानी के पास। अब धीरूभाई अंबानी की हम क्या बात करें, उनकी तो खुद की लेगेसी इतनी बढ़िया है। मैं तो आज तक फील करता हूँ कि धीरूभाई अंबानी को वो रिस्पेक्ट या वो और मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से आज भी वो कम मिलता है। एंड ही शुड गेट मोर रिकग्निशन फॉर द थिंग्स ही डन फॉर दिस कंट्री। आप देखेंगे धीरूभाई अंबानी पहले तो बैकाटली के अगेंस्ट खड़े हुए थे मन्नू मानिक के साथ, और उसमें भी अलग ही पूरा ड्रामा हुआ था जिसमें मैंने पूरा एक वीडियो बनाई थी, इसको कवर किया था। इस वीडियो की बात आप वो देख सकते हैं। फिर धीरूभाई अंबानी व्हेन ही वाज राइजिंग टू पावर, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़ रहा था, उस समय इंडस्ट्रीज हमारे देश में बड़े लॉक थे विद द गवर्नमेंट, राइट? और एकदम सिस्टम लॉक था, कोई और आ नहीं पाता था। जैसे अगर मैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बिरलास की बात करूँ, रेमंड्स की बात करूँ, टाटास की बात करूँ, पुलांजीवाला की बात करूँ, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो थे, माल्यास थे, इनका कार्टेल बना हुआ था। हाउ धीरूभाई अंबानी केम इनटू द सीन, सर ये अपने अलग में ही कहानी है, बहुत सुंदर है। इस पर अभिषेक बच्चन की फिल्म बनी थी गुरु, जो लूजली इस
धीरू भाई अंबानी की जर्नी पे आधारित थी, वो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा टू अंडरस्टैंड व्हाट अ पर्सन धीरू भाई अंबानी वॉज, राइट। ओके, अब आते हैं अनिल अंबानी पे वापस। अनिल अंबानी ने अपना बीएससी किया फ्रॉम किशनचंद चेलाराम कॉलेज एंड फिर उन्होंने अपना एमबीए किया वॉर्टन से, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इन 1983। 1983 के बाद एमबीए कंप्लीट करने के बाद ये आ गए इंडिया। अब 1986 में पड़ा पहला झटका टू द रिलायंस ग्रुप जब मिस्टर धीरू भाई अंबानी को पड़ा अपना फर्स्ट स्ट्रोक। भगवान की कृपा से वो स्ट्रोक फेटल तो नहीं था, बट हाँ उस स्ट्रोक में धीरू भाई अंबानी सर का राइट हैंड का एक पार्शियल पैरालिसिस टाइप सिचुएशन हो गई थी, बट उसके बावजूद भी वो कंपनी में एक्टिव थे। अब इस इंसिडेंट के बाद अनिल धीरू भाई अंबानी अंडर धीरू भाई अंबानी वो रिलायंस में आना उन्होंने शुरू किया, जहाँ पे वो डे टू डे मैनेजमेंट संभालते थे कंपनी के फाइनेंशियल रिलेशनशिप की। फिर आया साल 1991 जब अनिल अंबानी की शादी हुई टीना मुनीम से, और ये लव स्टोरी भी, इसमें बहुत ड्रामा है ये, और जो मैं पढ़ा था कि इसमें रूमर्स भी थे कि शायद अंबानी फैमिली हैप्पी नहीं थी या फिर ऐसा था, और बहुत सारी इसमें चीज़ें, तो इसके बारे में भी आप यूट्यूब में अलग से देख सकते हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है दोनों की। अब आता है साल 2002 जो रिलायंस के लिए एक बहुत मेजर झटका देता है। वो साल है जब मिस्टर धीरू भाई अंबानी को पड़ा उनका सेकंड स्ट्रोक, और दिस वॉज फेटल, तो वो इसके आगे नहीं जा पाए। एज अनफॉर्चुनेट एज इट वॉज, इसके आगे रिलायंस पे क्रैक्स दिखना शुरू हो गए और लोगों ने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिए कि दोनों भाइयों में बनती नहीं है, दोनों भाइयों में इश्यूज आ रहे हैं। दीज रूमर्स स्टार्टेड टू कम अप, और फिर बाद में पता चला कि ये सब एकदम सच था, बिकॉज आफ्टर धीरू भाई अंबानी ऐसा कोई सक्सेशन प्लान नहीं था, कोई क्लैरिटी नहीं थी, और ये बहुत पब्लिक स्प्यूट हुआ था। आई डोंट नो अब आप कितने बड़े जो देख रहे हैं, बट पब्लिकली टॉक टू योर पेरेंट्स, अंबानीज के बारे में हर जगह कवर होता था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर करने लग गई थी। ये इतना बड़ा स्प्यूट हुआ था बिटवीन द बिलियनर्स। फाइनली कोकिलाबेन अंबानी जो मदर हैं वो आई, उन्होंने इक्वली डिवाइड किया। उन्होंने बोला कि मुकेश अंबानी के पास जाएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बिकॉज वो स्टार्टिंग से ही मुकेश अंबानी काफ़ी उनमें इन डेप्थली इन्वॉल्व थे। वहीं पे अनिल अंबानी को मिलेंगे रिलायंस एनर्जी, रिलायंस कैपिटल एंड रिलायंस इन्फोकॉम। एंड अगेन इसके अंदर बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, तो इसमें बहुत कंपनीज आ जाती हैं। अब आप देखेंगे स्प्लिट के बाद जो नैरेटिव फैला था ऑन ग्राउंड कि भाई साहब मुकेश अंबानी इज हैंडलिंग द ओल्ड बिजनेसेस एंड ही वाज नॉट एज फ्लैशी एज अनिल अंबानी। अनिल अंबानी फिल्म स्टार्स के साथ दिखते थे, अनिल अंबानी आगे जाके मिनिस्टर ऑफ राज्यसभा भी बन गए थे। अनिल अंबानी बोलते थे कि हेलीकॉप्टर से अपने ऑफिस आते हैं, एंड ही वॉज मोर पॉपुलर देन अ बॉलीवुड स्टार। मतलब आज के ज़माने में अगर अनिल अंबानी का वही ऑरा आज होता तो पैपराजी और हमारे इंस्टाग्राम में शायद सिर्फ उन्हीं की रील्स आ रही होती और सिर्फ उन्हीं के बारे में होता, वो इतने बड़े स्टार थे। वहीं बात करें अगर बिजनेस एम्पायर में, अनिल अंबानी वॉज अनस्टॉपेबल। मार्केट में ये फैल गया जो उनका नैरेटिव था कि अनिल अंबानी के पास है सनराइज सेक्टर्स, ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक इंडिया टू अनदर लेवल। मतलब अगर मैं इस देश में यूथ की बात करूं, यूथ आइकॉन की बात करूं, यूथ की दम की बात करूं, अनिल अंबानी एक्चुअली बिकेम अ फेस ऑफ दैट इज हाउ बिग ही एक्चुअली वॉज, राइट। फिर 2006 में रिलायंस कम्युनिकेशंस का IPO आया, सबसे बड़ा IPO 2006 में। फिर रिलायंस एनर्जी का और एक्सपेंशन हुआ, 2007 में बिलियनर रैंकिंग में आ गए। देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम आई थिंक अनिल अंबानी की मैक्सिमम वेल्थ गई थी 42-43 बिलियन तक, एंड एक ऐसा फ्लीटिंग मोमेंट था जहाँ पे अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी को क्रॉस कर लिया था इन 2008, बट अगेन इसको भी चैलेंज करते मुझे काफ़ी चीज़ें मिल गई हैं, बट अ गुड फन फैक्ट टू नो, राइट। एंड फिर 2008 में रिलायंस म्यूचुअल फंड आया, आर पावर का IPO आया, इट वॉज ह्यूज। आर पावर का IPO इन 2008 वॉज 11,563 करोड़, जो एक मिनट में ओवर सब्सक्राइब। एंड आई वॉन्ट यू टू इमेजिन दिस, अब 2008 में वो सिस्टम नहीं था जो हम यहाँ पे डाल देते हैं ब्रोकर अकाउंट से कि हमें सिंपली करना है और हमारे एसबा के थ्रू पैसे बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाते हैं। सर उस समय एक एसबा पूरा फॉर्म होता था, फॉर्म को साइन करके भर के चेक काट के देना होता था, वो ब्रोकर के ऑफिस में जाएगा, फिर वो जाएगा एक्सचेंज के पास। आप ये सोचिए एक्सचेंज के पास ऐसे कितने फॉर्म्स होंगे, कितना होगा कि पहले 60 सेकंड में ही गेम ओवर हो गया और पहले मिनट में ही पूरा IPO ओवर सब्सक्राइब हो गया। सो अनिल अंबानी वॉज एवरीवेयर, ही वॉज द ड्रीम। बट ये ड्रीम थोड़ा शॉर्ट लिव्ड रहा, क्योंकि वहीं से फ्रॉम 2005-2010 अनिल अंबानी गोल्डन ईयर्स, 2010 के बाद से सिचुएशन स्टार्टेड टू शो क्रैक्स, सिचुएशन स्टार्टेड टू कम डाउन। और आप देखेंगे कैसे अनिल अंबानी ग्रुप की एक एक कंपनी डोमिनो टक करके सारी फेल करती गई। अब उन कंपनीज के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था उसमें। पहले जो केस आता है वो होता है थ्रू मुकेश अंबानी।
अब हुआ यह था कि एक डील थी कि रिलायंस पावर को, जो अनिल धीरूभाई अंबानी कंपनी थी, वो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज जो ऑयल कंपनी थी उनको ऑयल सप्लाई करेगी एट अ फिक्स्ड रेट टिल 2022. दिस वॉज फिक्स्ड एंड इस बेसिस पे ही अनिल अंबानी ने पूरे आर पावर का बिजनेस प्लान डिसाइड करके रखा हुआ था. वाई आर पावर वॉज डूइंग सो वेल? पहली चीज में बिकॉज उनके पास ये इतना एडवांटेज था, उनका रॉ मटेरियल सप्लाई चेन इतनी स्ट्रांग थी, सर्टेनिटी थी इनको मिलेगा, एंड दैट टू अ दैट लेसर रेट कि अनिल धीरूभाई अंबानी ना आर पावर के थ्रू एक मेजर डिस्ट्रप्शंस कर रहे थे. बट हुआ ये, जो ऑयल मुकेश अंबानी को 2022 तक सप्लाई करना था उसका सप्लाई 2010 में ही बंद कर दिया था. क्यों? मुकेश अंबानी का ये क्लेम था कि जो अनिल धीरूभाई अंबानी मांग रहे हैं, जिस रेट पे ऑयल डिसाइड हुआ है, वो रेट गवर्नमेंट प्राइसेस से 44% लेस है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डू दिस बिकॉज हम बहुत मेजर लॉसेस कर रहे हैं, ये हम किसी भी तरीके से जस्टिफाई कर ही नहीं पाएंगे. ये केस गया कोर्ट में. अनिल धीरूभाई अंबानी मुकेश अंबानी को कोर्ट पे लग गए. कोर्ट ने मुकेश अंबानी के साथ ही साइड किया. उन्होंने ये बोला कि जो क्रूड ऑयल है ये पहले एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है एंड गवर्नमेंट हैज़ फुल राइट्स कि वो अपनी प्राइसेस को ऊपर नीचे कर पाए. तो अब अनिल धीरूभाई अंबानी को उसी रेट पे ऑयल मिलेगा फ्रॉम मुकेश अंबानी जिसने गवर्नमेंट ने सेट किया. तो यस, जो मार्केट प्राइसेस तभी भी सस्ता था, बट जो बहुत मेजर एडवांटेज था रिलायंस पावर का, इट वेंट ऑफ कंप्लीटली. उसके बाद बात करते हैं डाउनफॉल स्टार्टेड टू हैपन. आप देखेंगे हाउ इट जस्ट केप्ट ऑन क्रैशिंग नाउ विद इन जस्ट 11-12 मंथ. सिचुएशन जस्ट केप्ट ऑन वर्सनिंग एंड जो नरेटिव था अनिल धीरूभाई अंबानी का वो पूरा का पूरा चेंज होता गया. ठीक है. उसके बाद उनकी वो कंपनीज की एलिज इन्वॉल्वमेंट दिखी इन कोल एलोकेशन स्कैम. दोबारा रिलायंस की मैनेजमेंट ने क्वेश्चन उठ गया कि भाई क्या हो रहा है. आर पावर की मैनेजमेंट वॉज नॉट गुड. डेट पे डेट चढ़ा दिया पूरे बिजनेस पे. फिर आते हैं रिलायंस टेलीकम्युनिकेशंस. अब ये भी एक अलग कैन ऑफ वर्म्स है. अब रिलायंस टेलीकम्युनिकेशंस क्या कर रहा था? सबसे पहली चीज, ये 2G स्कैम में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से दोबारा इनका पब्लिक नैरेटिव खराब हुआ कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के ये मैनेजमेंट अच्छी नहीं है. आप उस समय सोचिए, इन्वेस्टर्स अगर आज के दिन अडानी के बारे में जो सोच सकते थे, हिंडनबर्ग क्लेम के बारे में, वो जो प्रूव हो गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट अगर इस समय अगर अनिल धीरूभाई अंबानी के हो रहा था और एवरी फ्यू मंथ्स यू आर सीइंग कि मैनेजमेंट फेल कर रही है उनकी, कितना ज़्यादा स्नोबॉल इफेक्ट हो सकता है. इट कैन कुड हैव बीन अ PR नाइटमेयर. मतलब कंपनीज के इस इन्वेस्टर्स तो डर के मारे से भाग जाते हैं, राइट. फिर दूसरी जो आरकॉम की प्रॉब्लम थी, रिलायंस कम्युनिकेशन CDMA टेक्नोलॉजी में फोकस करता था. अब CDMA टेक्नोलॉजी में हाँ 2G 3G बेटर है, कॉस्ट बेटर होती है, सिम कार्ड नहीं होता इसमें, तो इट्स बेटर. बट GSM टेक्नोलॉजी में, जिसमें उस समय के वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल जिसमें वो लगा हुआ था, वो महंगी थी, बट 3G 4G 5G में वो जा सकती थी एंड इट वॉज गिविंग मच बेटर थिंग्स. उसमें इंटरनेशनल रोमिंग भी था, बहुत एडवांटेजेस थे. अब ऑफकोर्स अनिल अंबानी की जो स्ट्रैटेजी तो काम नहीं की, तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हमें फिर GSM में जाना पड़ेगा. अब रिलायंस कम्युनिकेशन को CDMA से GSM में ले जाने में एक बहुत ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है इसमें. आप खुद सोचिए, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस है. एंड व्हेन अनिल अंबानी मेड द इन्वेस्टमेंट, हुआ क्या सर? 2015 में गेस करिए, जियो का, मुकेश अंबानी के जियो का सॉफ्ट लॉन्च हुआ, जो पहले कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को, वो जियो सबको मिला. 2017 में प्रॉपर लॉन्च जियो का हो गया एंड दैट इज़ व्हाट जस्ट शट डाउन रिलायंस कम्युनिकेशंस, जो ऑलरेडी बंद होने के कगार पे थी, बट इसने तो उस पर पूरा एक ठापा डाल दिया था. द कंपनी फेल्ड विद 45,000 करोड़ डेट एंड इनकी बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स ना अब जो 2018 में शुरू थी अभी तक चल रही हैं. उसके बाद आता है रिलायंस कैपिटल. नाउ दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी. नाउ रिलायंस कैपिटल वाज एक्चुअली अहेड ऑफ इट्स टाइम. इफ यू सी रिलायंस म्यूचुअल फंड आल्सो, दिस वाज डूइंग वेरी वेल एंड आउट ऑफ all the Anil Dhirubhai Ambani businesses, Reliance Capital was something that was actually making money for him. और ये कंपनी बहुत बड़ा लेवरेज पॉइंट था इनके लिए. मैं आपको समझाता हूँ कैसे. सबसे पहली चीज़, रिलायंस कैपिटल ना अपने वजह से नहीं डूबी, वो डूबी इसलिए बिकॉज ऑफ अदर कंपनीज ऑफ अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप. क्यों? क्योंकि रिलायंस कैपिटल खुद ने पैसा लैंड कर रखा था टू अदर कंपनीज ऑफ रिलायंस, लाइक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक रिलायंस पावर. तो जब वो फेल हुआ तो ये भी फेल हो गया. दूसरा ये भी था कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि अनिल धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कैपिटल को अपना पर्सनल क्रेडिट कार्ड बना दिया था कि भाई मेरी तो पर्सनल लेंडिंग मशीन है. ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू एंटरटेनमेंट बिजनेसेस. जिस समय बहुत इनको मूवीज और बॉलीवुड में इंटरेस्ट आ गया था, हॉलीवुड तक पहुंच गए थे. इफ़ यू रिमेंबर, इन्होंने बिग सिनेमास, इनका पूरी चेन थी, जो उन्होंने फिर आई थिंक कार्निवल या IMAX को किसी को भेज दिया था. बिग सिनेमास की चेन आ गई थी. फिर देन ही हैड अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन पार्टनरशिप विद ड्रीम वर्क्स, विद स्टीफन स्पीलबर्ग, और लिंकन जो मूवी है वो इनके बैनर के अंडर ही आई थी. सो ही वॉज इन टू ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो. बट
बात बनी नहीं, इससे ये बिजनेस ऐसे कुछ चले नहीं। फिर 2019 में रिलायंस कैपिटल हैड एन एक्सपोजर ऑफ 8,708 करोड़ इन ग्रुप ऑफ कंपनीज एज वेल एज अदर कॉर्पोरेट्स, और ये सब अनिल अंबानी का बैक्ड अप डेट था। बट उम्मीद थी कि चल जाएगा, रिलायंस कैपिटल खींच लेगा, कोई नहीं, ये बिजनेस अच्छा जा रहा है, जो एक्चुअली अच्छा जा रहा था। इट वॉज गिविंग गुड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में इट वॉज डूइंग वेरी वेल। बट हुआ ये 2018 में एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ हमारे देश में जिसने पूरा मतलब इकोनॉमिक कॉर्पस चेंज कर दिया था। वो था IL&FS स्कैम। जैसे ही IL&FS स्कैम बाहर आया सर, DHFL स्टार्टेड डाउनफॉलिंग, लोगों का NBFC से भरोसा उठ गया था। और NBFCs, और वो भी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की, जिनकी ऑलरेडी रेपुटेशन इतनी नीचे हो गई थी, लोगों ने एकदम ही आउटराइट रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। रिलायंस कैपिटल फाइल्ड बैंक्रप्सी इन 2021 एंड डिफॉल्टिंग ऑन बॉन्ड्स ऑफ वर्थ 24,000 करोड़। अब देख रहे हैं कैसे सिचुएशन गई थी, और यही था फिर इस समय नैरेटिव बन गया कि इट्स ओवर, छुट्टी खत्म, ओवर। बट क्या स्टोरी खत्म है? अब बात करते हैं स्टोरी के राइज की, एंड व्हाई आर एनालिस्ट नाउ लुकिंग इनटू रिलायंस, कि भाई रिलायंस एंड स्पेसिफिकली अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप में कुछ मैजिकल चीज़ें हो रही हैं, और कुछ ऐसी बेट्स जो उन्होंने पहले ली थी, जो लोगों को फ्लैम्बॉयंट लगी थी, जो लोगों को रेकलेस लगी थी, वो बेट्स शायद अब टर्न आउट कर रही हैं। तो आते हैं अब फॉर द गुड पार्ट्स ऑफ दिस। बाय द वे, अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके आप मुझे बताओ, मतलब ऑनेस्टली मैं आपको बस बोल रहा हूँ कमेंट करने के लिए, सो दैट कि एंगेजमेंट बढ़े एंड दिस वीडियो रीचेज आउट टू मोर एंड मोर पीपल। बड़ी मेहनत इसमें हमने की है, तो दैट्स इट। तो कमेंट करके आप कैसे लगा, अच्छा लगा तो बताइएगा, और हार्ट भी आप दे सकते हो, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। ठीक है, अब आ जाते हैं राइस में। अब अंडर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जब ये पूरे अनिल धीरूभाई अंबानी के केसेस चल रहे थे, उन्होंने डिफेंस में इन्वेस्टमेंट की थी $1 बिलियन की उस समय, एंड दैट इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली टैंक्ड। और उसमें दोबारा था कि अनिल धीरूभाई अंबानी क्या कर रहे हैं, एंड वो ये है कि गिरता क्या नहीं करता, और जो गिर रहा है उसको लोग और गिराते हैं, और नेगेटिव PR वो बढ़ता रहता है। पॉजिटिव तो बहुत पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव तो बहुत नेगेटिव हो जाता है। इट्स लाइक अ एकोइंग थिंग दैट गोज ऑन। अब आते हैं रिलायंस इंफ्रा का। रिलायंस इंफ्रा का एक मेजर हेडलाइन पेरिस एयर शो में यह अनाउंस हुआ था दैट डसॉल्ट एविएशन एंड रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड, दैट इज RAL, जो उसकी सब्सिडरी है, इन दोनों की पार्टनरशिप हुई है टू मेक फाल्कन 2000। फाल्कन 2000 इज अ प्राइवेट जेट। ये इंडियन एरोस्पेस के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों? पहली बार इंडिया में, और इंडिया की इससे रेपुटेशन कितनी स्ट्रांग होती है, हमारे प्राइवेट जेट्स बन रहे हैं, राइट? एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नागपुर में इनका प्लांट सेटअप होने वाला है फॉर दिस असेंबली इटसेल्फ। उसके बाद दे आर सेइंग कि इन दिस कोलैबोरेशन इटसेल्फ ये फाल्कन 6X और फाल्कन 8X को भी बनाना शुरू करेंगे, और इंडिया को एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाएंगे। मतलब ये देखेंगे कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, कनाडा, ब्राजील, ये जेट्स इधर बनते हैं। जिन देशों में जेट्स बनते हैं ना, उनकी मार्केट वैल्यू, जियोपॉलिटिकल वैल्यू ऊपर हो जाती है, बिकॉज दे आर एन एसेट। वो ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो सब बनाने की कैपेबिलिटी नहीं रखते, वो आ रहा है सर इंडिया में। फिर आते हैं रिलायंस डिफेंस की बात करता हूँ। रिलायंस डिफेंस का पार्टनरशिप हुई है विद डेल डिफेंस सप्लाई चेन, जो बनाएंगे वाल्कन 155mm प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस, एंड दिस इटसेल्फ 100 बिलियन रुपीस का एक पार्टनरशिप है। एंड गवर्नमेंट से इनको ऑर्डर्स आ रहे हैं। इनका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ है, जहाँ पे ये 2000 टन्स ऑफ प्रोपेलेंट्स एनुअली बनाएंगे, 10,000 टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स बनाएंगे, 200,000 आर्टिलरी शेल्स बनाएंगे, एंड ये होगा इन वतड़ इंडस्ट्रियल एरिया, जो रत्नागिरी में है, महाराष्ट्र। सो लॉट ऑफ गुड थिंग्स। तो आप देखेंगे डिफेंस में अनिल धीरूभाई अंबानी इज गोइंग अहेड, एंड दिस सेक्टर इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। दिस सेक्टर जो गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट के टारगेट्स हैं उनको भी ये कॉम्प्लीमेंट करता है। दिस सेक्टर is very important for India in the geopolitical space of things, and this is why this is so interesting. ठीक है, अब आ जाते हैं सर आर पावर में। अब आर पावर इंडिया का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है इन इंडिया। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, आर पावर इज द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट कोल प्रोड्यूसर। सबसे बड़ा तो कोल इंडिया है बाय फार, राइट? सो कोल की रिक्वायरमेंट है, इसको कोई डिनाई नहीं करता। आने वाले टाइम पे भी अगर आप बोलेंगे बाय 2030, आई डोंट हैव द डेटा राइट नाउ, बट व्हेन आई वाज कवरिंग कोल इंडिया, आई थिंक वो डिफरेंट स्टॉक्स पे आई वाज कवरिंग कोल इंडिया, तो उसमें मैं यही बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा पढ़ा था कि कैसे बाय 2030 तो
इंडिया की कोल प्रोडक्शन बहुत बढ़ने वाली है, जितना भी एनवायरमेंटल कंसर्न हो उसके बाद भी बढ़ेगी, बिकॉज इंडिया इज अ एनर्जी हंग्री कंट्री, हमें एनर्जी चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है, बट उससे हमारी एनर्जी फुलफिल नहीं होगी। आने वाले 10-12 साल तक अबाउट 50% और मोर देन 50% एनर्जी इंडिया की कोल से ही डिराइव होगी एंड इट विल बी अ स्लो ट्रांजिशन। तो इसका उसमें रिलायंस पावर का मेजर रोल प्ले करेंगे, बट रिलायंस पावर उससे ज़्यादा अपने एक्साइटेड है अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। अब मैं सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे 2-3 मैंने आपको मेजर यहाँ पे बता दिए। इन टोटल मैं बताऊँ, दीज प्रोजेक्ट्स are worth 2.4 gigawatts power in solar, 2.5 gigawatts in battery storage systems. Reliance Power has one of the largest hybrid clean energy pipelines in India. So, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस एक और है जिससे इन्वेस्टर्स बड़ा खुश हो रहे हैं, एक सनराइज सेक्टर है, राइट। फिर बात आती है फंड रेजिंग की। अब क्योंकि इनके पास पैसे तो है नहीं, तो यू माइट आस्क कि हाउ आर दे फंडिंग दिस। इन्होंने रिसेंटली 1525 करोड़ पैसे उठाए हैं थ्रू प्रेफरेंशियल शेयर इशू, और मई 2025 में 348 करोड़ और उठाए थे। अब बात ये आती है कि वाई वुड एनीवन इन्वेस्ट इन रिलायंस, मतलब कंपनी डेड है, राइट। अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज, ज़्यादातर जो 1525 करोड़ जो रिलायंस ने पैसे रेज किए हैं, वो पैसे गए हैं थ्रू रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड 900 करोड़ गए हैं थ्रू ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा एंड सनातन फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। एंड और भी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जो पैसे गए हैं ना, उसमें प्रमोटर्स का स्टेक भी गया है। तो इवन प्रमोटर्स आर पुशिंग दिस शोज कि यार इवन द प्रमोटर्स, अनिल धीरूभाई अंबानी हिमसेल्फ इज वेरी एग्रेसिव अबाउट द कंपनी, बिकॉज अब खुद का पैसा भी टेबल पे आ रहा है। सो ये एक और चीज़ है जो इन्वेस्टर्स का ना कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा रही है, राइट। अब आ जाते हैं सर नंबर्स पे। रिलायंस पावर की अगर आप नंबर्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स का नेट प्रॉफिट मार्च 2024 में -398 करोड़ था, वो बढ़ के हो गया है टू 126 करोड़। जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2024 में था 180 करोड़, अब वो बढ़ के हो गया है टू 590 करोड़। दे आर ऑन अप होराइजन। उसके बाद हम आ जाते हैं इनके प्रॉफिट लॉस एनुअल स्टेटमेंट में आते हैं। यू विल सी अगेन नेट प्रॉफिट, आप देखिए मार्च 2024 अ नेट लॉस ऑफ -2068 करोड़, और अभी प्रॉफिट हो रहा है 2948 करोड़। द स्टॉक हैज सर्ज्ड ओवर 113%। और इसकी अगर मैं चीज़ें बताऊँ ये क्यों हुआ है, बिकॉज सबसे पहली चीज़ उन्होंने अपनी कैपेसिटी को एफिशिएंट कर दिया है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कैपेसिटी कर दिया है, इनका कॉस्ट लोअर हो गई है, एंड ये पार्टनरशिप से काफ़ी अब कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रहे हैं। वन मेजर जो एंटरप्रेन्योर्स ने, इकोनॉमिक्स ने अनिल धीरूभाई अंबानी पे क्वेश्चन रहा है उनकी लीडरशिप पे कि ही इज जस्ट पुटिंग ए मनी इनटू ऑल बिजनेसेस जहाँ पे उनको आइडिया नहीं है, जहाँ पे उनको क्लैरिटी नहीं है, और वो किसी बिजनेस को टाइम नहीं देते ग्रो करने के लिए, वो बस बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, ये चल रहा था। अब वही लोग अब बोल रहे हैं दैट दिस इज द टाइम व्हेन अनिल धीरूभाई अंबानी इज टेकिंग थिंग्स टू अनदर लेवल, राइट। और अभी आप देखेंगे बैलेंस शीट में इनका डेट भी रिड्यूस हो गया है फ्रॉम 23,129 करोड़ टू 15,153 करोड़। अगेन डेट इज एक्सट्रीमली हाई, इसमें डाउट की बात नहीं है, बट द रिडक्शन ऑफ डेट ये एक ऐसी चीज़ है जिसको शायद हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो बेसिकली 3 चीज़ जो अनिल धीरूभाई अंबानी ने की है, सबसे पहला एसेट्स को मोनेटाइज कर दिया है, कॉस्ट को कंट्रोल कर दिया है, और जो रिसीवेबल्स हैं उसको कर दिया है इम्प्रूव। साथ ही साथ आपको ये एफिशिएंसी बिजनेस में भी दिखेगी, एंड ये देखने का बेस्ट तरीका है डेटर डेज देखिए, वर्किंग कैपिटल डेज देखिए। आप हाँ देखेंगे द डेटर डेज मार्च 2022 में थे 156 और अब हो गए हैं ओनली 273। दिस इटसेल्फ इज शोइंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैनेजमेंट की तरफ से ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है विजन 2030। अंडर विजन 2030 अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने सेटअप किया है रिलायंस ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेट सेंटर विच इज द RGCC। अब इस ग्रुप से ना टेल यू दिस इज सो इंटरेस्टिंग, इस ग्रुप में वेटरन्स को हायर किया है जो विजन 2030 दिखाएगा ऑफ अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, ऑफ सतीश सेठ, पुनीत गर्ग, के राजा गोपाल। Collectively they have 100 years of experience and guiding transformation, right? And they want to guide transformation. अब इसके आते हैं, ये नए हायरिंग कर रहे हैं अक्रॉस वर्टिकल्स, और इसको हाईलाइट किया है इन्होंने इंडस्ट्री वेटरन्स को हायर किया है, सच एज इवियन साहा जो CEO हैं ऑफ रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग, फिर है मुश्ताक हुसैन जो CEO हैं ऑफ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, फिर है शुभम दत्ता गुप्ता जो CTO हैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग के, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एंड बहुत सारे रिसोर्सेज मुकेश अंबानी के रिलायंस से भी लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया है टू ड्राइव दिस। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊँ, पहले हैं अनिल धीरूभाई अंबानी, उनके बाद है उनके बेटे जय अनमोल अंबानी। अब
both of them have stepped away from the management. As a matter of fact, उन्होंने बोला है कि हमें declassify कर दो. Why is this so interesting? Because रिलायंस रुपए एक हमेशा क्वेश्चन उठता था कि यार ये एक लाला कंपनी है, यहाँ पे वो बच्चों को रेंज देते हैं, यहाँ पे इट्स नॉट अ कॉर्पोरेट, है ना. जैसे आप 3M को लोगे, जैसे आप सीमेंस को लोगे, जैसे शायद आप कोक को लोगे, पेप्सिको को लोगे, इन कंपनीज को लोगे. बट अब विद दिस मूव, रिलायंस कंपनी इज ट्रूली मूविंग इनटू अ प्रोफेशनल स्पेस, जहाँ पे अब ट्रू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ही कंपनी को आगे ले जाएंगे. हाँ, ये कहने की कोई बात नहीं कि अगर ट्रू इंडस्ट्री एक्सपर्ट जाएंगे तो कंपनी सक्सेसफुल होगी, ऐसा इट्स नॉट गारंटीड एट ऑल. अ लॉट ऑफ टाइम में बिजनेस का एक्यूमेंट काम आता है. बट जस्ट टू डेलीगेट दिस कंट्रोल, व्हाट अनिल धीरूभाई अंबानी इज डूइंग इज समथिंग जो बहुत ट्रस्ट रीइंफोर्स कर रहा है बहुत सारे इन्वेस्टर्स पे. एंड सिचुएशन इज नाउ सीम एवरी डे इट इज सीमिंग बेटर फॉर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप. जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट से इनको एक इंटरिम रिलीफ मिल गया था कि अब से ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के टेंडर्स को भर पाएंगे, टेंडर्स पे अप्लाई कर पाएंगे, जो अगेन इनके लिए एक मेजर मूव है. दूसरा, फिर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि इनका एक JR टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड था, फुल्ली सोल्ड सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर. और इनका वो था, क्या कहते हैं, डेट था ऑन येस बैंक, वो 273 करोड़ देके फाइनली क्लियर हो गया है, तो डेट भी अब फुल्ली पेड ऑफ हो गया है. दिस इज अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप. सो स्टोरी अब आगे क्या होगी वो तो हमें इसको फॉलो करके ही पता चलेगा. इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आपको क्या लगता है अबाउट अनिल धीरूभाई अंबानी? डू यू थिंक इट्स हिज राइज अगेन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.